दोस्तों, जब भी हम भारत की आजादी की लड़ाई की बात करते हैं तो कुछ नाम हमारे दिल में हमेशा उभरते हैं और वो नाम है टीपू सुल्तान। मैं विनोद साहू स्वागत करता हूं आपका द डमरू शो में, जहां आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की, जिसने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और मौत को गले लगा लिए, लेकिन हार को नहीं अपनाया। साल था 1799 और जगह थी मैसूर। ये वही दौर था जब भारत की धरती पर अंग्रेजों ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे, लेकिन दक्षिण भारत में एक रुकावट थी और वो थी टीपू सुल्तान। टीपू सिर्फ एक शासक नहीं था, वो एक रणनीतिकार था, एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला राजा। टीपू को पता था कि अंग्रेजों से जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए जब लड़ाई का वक्त नजदीक आया तो उसने सबसे पहले अपने आसपास के गांव खाली करवाए ताकि दुश्मन को कोई संसाधन ना मिल सके। उसने हर रास्ता, हर जर्रा ऐसा कर दिया कि अगर अंग्रेज आगे बढ़े तो भूखे और प्यासे मरे। उधर अंग्रेजों ने भी तैयारी पूरी कर ली थी। 26 मार्च 1799 अंग्रेज मलावल्ली नाम की जगह पर पहुंचे। ये श्रीरंगपट्टनम से ज्यादा दूर नहीं था। यहीं से टीपू और अंग्रेजों की आखिरी भिड़ंत की शुरुआत हुई। शुरू में टीपू का पलड़ा भारी था, लेकिन जैसे ही निजाम की एक्स्ट्रा सेना अंग्रेजों की तरफ से आ गई, टीपू को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, टीपू वो इंसान था जो हार से नहीं डरता था। वो दोबारा खड़ा हुआ, दोबारा हमला किया। कई बार अंग्रेज पीछे हटे, कई बार टीपू। ये लड़ाई अब सीधी जंग नहीं रह गई थी, ये एक थका देने वाली रस्साकशी बन चुकी थी। पर टीपू को नहीं पता था कि उसके ही किले के अंदर एक ऐसा इंसान बैठा है जो उसकी हार की जड़ बनने वाला है। उस इंसान का नाम था मीर सादिक। मीर सादिक टीपू का मंत्री, उसका भरोसेमंद साथी, लेकिन असल में वो एक गद्दार था, अंग्रेजों से मिला हुआ। उसकी एक अपनी छोटी सेना थी और उसे टीपू की हर रणनीति का अंदाजा था। जब जब टीपू कोई चाल चलता, अंग्रेज पहले से तैयार रहे थे। टीपू को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी योजना हर बार फेल क्यों हो रही है, लेकिन उसे जब तक पता नहीं था कि सांप उसकी ही बाजू में बैठा है। इधर लड़ाई अब मई तक पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लिया। 3 मई को उन्होंने किले की एक दीवार में तोपों से छेद कर दिया। अंग्रेज जनरल जॉर्ज हैरिस ने तय किया कि भले ही छेद छोटा हो, लेकिन वो वहां से अपने सैनिक भेजेंगे। रात के अंधेरे में करीब 5000 सैनिक खाइयों में छुपकर बस एक इशारे का इंतजार कर रहे थे, और वो इशारा मीर सादिक से आना था। और जब वक्त आया तो सादिक ने किले के अंदर अफवाह फैलाई कि टीपू सुल्तान ने सब सैनिकों को सैलरी लेने के लिए दक्षिण भाग में बुलाया है। सैनिक सैलरी की उम्मीद में अपनी जगह छोड़ गए और जहां से रक्षा हटाई गई थी वहीं से अंग्रेज किले में घुस आए। दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी ये। उसे उसी के मंत्री ने धोखा दे दिया। इस धोखे की चोट सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये दिल में गहराई तक चुभने वाली थी। किले में घुसते ही अंग्रेजों ने एक और बड़ा नुकसान किया। टीपू के सबसे बहादुर कमांडर सईद गफ्फार को तोप से उड़ा दिया। उनकी मौत ने सेना का मनोबल तोड़ दिया। इतिहासकार मीर हुसैन अली खान किरमानी लिखते हैं कि जैसे ही गफ्फार की मौत हुई, कुछ सैनिकों ने किले की प्राचीर से अंग्रेजों की तरफ सफेद रुमाल हिलाना शुरू कर दिए। ये वही गुप्त सिग्नल था जो पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाएगा तो अंग्रेज पूरी ताकत से हमला कर देंगे। अंग्रेज सैनिक नदी के उस पार से महज 280 मीटर दूर थे। सिर्फ 7 मिनट में उन्होंने नदी पार की और उस दीवार पर चढ़कर ब्रिटिश झंडा लहरा दिया। अब टीपू की किले की दीवार गिर चुकी थी, मनोबल डगमगा चुका था, लेकिन उसका दिल, उसका इरादा अब भी अडिग था। किले में 2 मोर्चे बन चुके थे। बाईं तरफ टीपू के सिपाही डटे हुए थे, वहीं से लड़ाई की असली आग उठी। अंग्रेजी अफसर डनलप को उनकी कलाई पर तलवार का इतना जबरदस्त बार लगा कि वो मैदान छोड़कर हट गया। टीपू के सिपाहियों ने एक पल को अंग्रेजों को रोका, लेकिन फिर टीपू को खुद मैदान में उतरना पड़ा। 4 मई की सुबह टीपू ने किले की दीवार का निरीक्षण किया, नहाने गए और फिर गरीबों में दान किया। कुछ कहते हैं कि ये उसका आखिरी दिन था और वो जानता था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ ही घंटों की मेहमान है। टीपू के दरबारी लिखते हैं कि उस सुबह ज्योतिषियों ने भी चेतावनी दी थी, दिन शुभ नहीं है, शाम तक सैनिकों के पास रहिए। लेकिन टीपू का दिल किसी ज्योतिष के कहने से डरने वाला नहीं था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। श्रीरंगपट्टनम के किले की दीवारों पर अब अंग्रेजों का कब्जा बढ़ता जा रहा था। हर तरफ तोपों की गूंज, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चीखें गूंज रही थी। लेकिन इसी शोर के बीच एक इंसान खामोशी से अपने अंदर तूफान समेटे लड़ रहा था, टीपू सुल्तान। जब उन्हें अपने वफादार कमांडर सईद गफ्फार की मौत की खबर मिली तो उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, खाना छोड़ दिया, तलवार उठाई और दौड़ पड़े उस जगह की ओर जहां अंग्रेज घुस चुके थे। लेकिन जब तक वो पहुंचे, दुश्मन पहले ही अपने झंडे लहरा चुका था।
इतिहासकार मार्क विल्स लिखते हैं, अगर टीपू चाहते तो उस वक्त वो किले के पिछले हिस्से से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने भगोड़ा बनना मंजूर नहीं किया। उन्होंने चुना मौत, क्योंकि उनके लिए जिंदगी से बढ़कर थी इज्जत। अब टीपू एक सुल्तान नहीं थे, वो एक आम सिपाही बनकर जंग के मैदान में उतर चुके थे। एक सैनिक को प्रेरित कर रहे थे, तलवार चला रहे थे और हर वार में अपने वजूद को झोंक रहे थे। इस बीच उनके शरीर पर कई जख्म लगे, खून बहता रहा, लेकिन उनकी आंखों की चमक नहीं बुझी। उनके अंगरक्षक राजा खान ने उन्हें सलाह दी कि हुजूर अपना नाम बता दीजिए, शायद अंग्रेज आपको बंदी बना लें। लेकिन टीपू ने साफ कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और यही उनका आखिरी फैसला था। अंदरूनी किले में कुछ अंग्रेज सैनिकों ने टीपू को घेर लिया। उनमें से एक ने उनकी तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। टीपू को काफी खून बह चुका था, वो बेहोशी की हालत में जा चुके थे। लेकिन जैसे ही उस सैनिक ने उनके गहने छीनने की कोशिश की, टीपू की आंखों में एक बार फिर आग जल उठी। उसी हालत में उन्होंने तलवार उठाई और सीधे उस अंग्रेज पर वार किया। एक और सैनिक उनके सामने आया, टीपू ने उसका सिर फाड़ दिया। लेकिन तभी एक तीसरे अनजान अंग्रेज सैनिक ने पीछे से हमला कर दिया। उसका इरादा सिर्फ रत्न जड़ित तलवार को छीनना था, लेकिन उसने बिना जाने ही वार कर दिया और उस वार ने ले ली भारत के शेर की जान। टीपू गिर चुके थे, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उन्होंने किसे मारा है। वो अब भी उन्हें खोज रहे थे, महल के हर कोने में, हर गली में। एक अंग्रेज सैनिक को याद आया कि उसने एक खास जगह पर एक घायल सिपाही को देखा था। वो सैनिक उन्हें लेकर उस जगह पर गया। वहां राजा खान, टीपू के अंगरक्षक, घायल हालत में पड़े थे। उन्होंने एक दिशा में इशारा किया। मशालों की रोशनी में जमीन पर एक पालकी नजर आई और उसके नीचे लहूलुहान हालत में पड़ा था टीपू सुल्तान का शरीर। इतिहासकार मेजर अलेक्जेंडर एलन लिखते हैं, जब हमने उसका चेहरा देखा तो हमें एहसास हुआ कि हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खो दिया है, लेकिन हमें उस पर गर्व भी हुआ, क्योंकि उसने राजा की तरह जिया और शेर की तरह मरा। टीपू के शरीर पर 4 गहरे घाव थे। एक गोली उसके दाहिने कान से घुसी और बाएं गाल में जा धसी। उसका सिर खुला था, पगड़ी गायब थी, कोई आभूषण नहीं बचा था सिवाय एक चांदी के बाजूबंद के। उस बाजूबंद में अरबी और फारसी में कुछ दुआएं लिखी थी। जनरल बेयर्ड ने उनके शरीर को पालकी में रखने का आदेश दिया। सारा दरबार सन्न था। राजा अब नहीं रहा, लेकिन उसकी बहादुरी अमर हो चुकी थी। उनका पार्थिव शरीर रात भर दरबार में रखा गया और अगली सुबह श्रीरंगपट्टनम के लाल बाग में उनके पिता हैदर अली के कब्र के बगल में दफनाया गया। उस दिन सैकड़ों लोगों ने उनके जनाजे में हिस्सा लिया और टीपू की आत्मा को आखिरी विदाई दी। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने राहत की सांस ली। उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब मिट चुका था। लेकिन उस दिन एक सुल्तान नहीं मरा, उस दिन एक पूरी सोच, एक आज़ादी का सपना और एक जंग का जज्बा दफन हो गया। उनका परिवार सालों तक दर दर भटका। उनकी औलादें अंग्रेजी हुकूमत की कैद में जीती रहीं। हमने धीरे धीरे उस नायक को भुला दिया जिसने कभी अंग्रेजों से सीधी जंग लड़ी थी। लेकिन आज जब आप और मैं इस कहानी को सुन रहे हैं तो शायद एक बार फिर उस वीर को याद कर सकते हैं जिसने भारत की माटी के लिए अपनी खून की आखिरी बूंद तक बहा दी। टीपू सुल्तान एक नाम नहीं था, एक जज्बा था। वो आज भी हर उस दिल में जिंदा है जो आज़ादी से प्यार करता है। अगर आपकी कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मैं हूँ विनोद साहू और आप देख रहे थे द डमरू शो। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, महसूस करने के लिए होता है।